जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आपसे का बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग प्रगतिवाद आज करेंगे। हम लोग ने छायावाद कर लिया था, ठीक है। प्रगतिवाद में ये मानते हुए प्रगतिवाद और प्रयोगवाद बेसिकली दोनों हम लोग एक साथ ही लेके चलेंगे ताकि साथ साथ में कंप्लीट हो जाए। तो चूंकि हिंदी साहित्य में बेसिकली क्या है, कई प्रकार के आंदोलन चल रहे थे। मैंने वही बताया कि जो आंदोलन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध होता है वही प्रवृत्ति, जो प्रवृत्ति सबसे ज्यादा प्रसिद्ध होती है। सबसे ज्यादा प्रसिद्धि की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि बहुत सारे जो उस समय के समकालिक लेखक हैं, अगर उसी विचारधारा से ओतप्रोत होकर लिख रहे हैं तो उसको माना जाएगा कि ये वाली आंदोलन प्रमुख है। और उस जो समय काल है जब वो आंदोलन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था तो उसको वो वाला नाम दे दिया जाता है सामान्यतः, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे हिंदी साहित्य देखेंगे, चूंकि हम लोग ये बात मानते हैं कि साहित्य क्या होता है, समाज का दर्पण होता है, ठीक है। तो मैं आपको ये बात ये पहले क्लियर ही कर देता हूं कि हम जो प्रगतिवाद और प्रयोगवाद वाला टॉपिक पढ़ेंगे, मैं ये मानते हुए चल रहा हूं कि आपको सारी चीजें आती हैं पहले से, प्री अजम्पशन। नहीं आती हैं तो इसको रीड कर लीजिएगा एक बार रीडिंग केवल, बहुत ज्यादा समझने और चिंतित होने और परेशान होने की जरूरत नहीं, केवल एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चूंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है, ठीक है, तो जो भी चीजें समाज में चल रही होती हैं, साहित्य पक्की बात है उससे प्रभावित होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आपने जब हमने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा, उन्होंने बताया कि किस तरह से साहित्य प्रभावित होता है, ठीक है। जनता के हृदय की चित्त वृत्तियों का क्या है, संचित प्रतिबिंब है साहित्य, यही तो आचार्य शुक्ल कहते हैं, ठीक है, ये बात कहते हैं। तो आप यहां पर देखेंगे जो ये वाला समय था, जो खासतौर पे 1936-30 जब रूसी क्रांति हो चुकी थी तो भारत में भी समाजवाद का प्रभाव पड़ने लगा था। लोग समाजवाद से प्रभावित होने लगे थे, बहुत सारे नेता आ रहे थे जो कि समाजवादी थे, समाजवादी विचारधारा थे। लेकिन ध्यान रखिएगा उस समय साहित्य में छायावाद प्रमुख आंदोलन के तौर पर था। ध्यान रखिएगा, छायावाद प्रमुख आंदोलन के तौर पर था, इसका मतलब कतई ये नहीं है कि छायावाद पर समाजवाद का प्रभाव नहीं था, कतई बात नहीं है। आप देखोगे, अगर आपने कामायनी पढ़ी होगी तो वहां पे क्या लिखे है, वहां पे कामायनी में कहा गया वर्गों की खाई बन फैली कभी नहीं ये मिटने की। ये क्या है, वर्गों की खाई क्या दिखा रहा है, समाज में असमानता दिखा रहा है, ठीक है। तो ये तो समझिएगा, ऐसा नहीं है कि निराला भी जो लेख लिख रहे हैं तोड़ती पत्थर और उसके पहले भी, ऐसा नहीं है कि छायावादी कवि प्रभावित नहीं थे समाजवाद से। लेकिन हाँ, उस समय जो महत्वपूर्ण आंदोलन था सबसे ज्यादा प्रभाव था रहस्यवाद का, सबसे ज्यादा प्रभाव था क्या कहते हैं आप, रोमानियत का, रोमांटिसिज्म का सबसे ज्यादा प्रभाव था, वायवीपन का सबसे ज्यादा प्रभाव था, ठीक है, जो लेखक लिख रहे थे। तो वो काल हम लोग बोलते हैं कि भैया ये काल छायावाद है। तो 36 के बाद भारतीय साहित्य में, हिंदी साहित्य में ऐसी परिघटनाएं हुई, ऐसी कुछ घटनाएं हुई जिससे 36 से 43 तक का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको बोला जाता है प्रगतिवाद। अब प्रगतिवाद में क्या बात थी, ध्यान रखिएगा, ये प्रगतिवाद मार्क्सवादी विचारधारा पर थी, मार्क्सवादी विचारधारा। थोड़ा सा यहीं पे एक शॉर्ट अंतर समझिए, प्रगतिशील होना और प्रगतिवाद होना, प्रगतिशील वर्सेस प्रगतिवाद, दोनों में अंतर है। ध्यान रखिए, प्रगतिवाद अब यहां पे थोड़ा समझ लीजिए। देखिए 1936 से 43 में, ठीक है, प्रगतिवाद आंदोलन जो हिंदी साहित्य में आंदोलन चला उसको प्रगतिवाद कहा जाता है। क्यों? क्योंकि प्रलेश की स्थापना हुई, प्रगतिशील लेखक संघ, प्रेमचंद की अध्यक्षता में उसका पहला सम्मेलन लखनऊ में हुआ था 1936 में, प्रलेश। उसके पहले प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन फ्रांस में, मतलब पेरिस में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की स्थापना फोस्टर द्वारा की गई थी। उसी की एक शाखा भारत में खुली, प्रगतिशील लेखक संघ, प्रलेश, इसको शॉर्ट में लेता है प्रलेश, जो कलेश करते थे। ध्यान रखिए यहां पे नाम दिया है प्रगतिशील, और आंदोलन कहा जा रहा है प्रगतिवाद। तो छोटा सा डिफरेंस है, उस बात को समझिए। देखिए प्रगतिशील व्यक्ति कौन होता है, प्रगतिशील व्यक्ति होता है जो अपने समय से आगे की सोचे। जैसे अगर मैं बात करूं कबीर, तो कबीर जब लताड़ रहे हैं, ठीक है, हिंदू मुस्लिमों को जब लताड़ रहे हैं, जब जाति पाति पर लताड़ रहे हैं, तो वह प्रगतिशील है वहां पर। तुलसीदास जी जब जाति विरोधी बातें कर रहे हैं, जब रामचरितमानस में संभूक वध का प्रसंग हटा दे रहे हैं, तो उस समय के हिसाब से वो प्रगतिशील है। ध्यान रखिएगा, कई लोग उनकी आलोचना करेंगे कि नहीं ये प्रगतिशील नहीं है। क्यों प्रगतिशील नहीं है? क्योंकि महिलाओं के बारे में उठपटांग बोल रहे हैं, ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, बोल रहे हैं मूड मुड़ाई, है ना, वो मतलब विशेष जाति के लोग को उन्होंने, मतलब मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, बोला उन्होंने विशेष जाति के लोग को बोला कि ये लोग जब पत्नी मर जाती है और धन में, व्यापार में नुकसान हो जाता है तो ये लोग क्या करते हैं, लोग सन्यासी बन जाते हैं। ये बात उन्होंने बोली, वर्ण व्यवस्था के समर्थक हुए। लेकिन ध्यान रखिए उस समय जो माहौल था उसके हिसाब से प्रगतिशील थे। इन्होंने क्या किया,
उस समय की बेरोजगारी, उस समय की जो दीनता है, गरीबी है, इस पर क्वेश्चंस खड़े किए तो प्रगतिशील हैं। अब प्रगतिवाद की बात क्या हो जाती है? प्रगतिवाद का मतलब है एक विचारधारा जो मार्क्स की विचारधारा है, उसके आधार पर सबको माना जाएगा कि प्रगतिशील है कि नहीं। तो अगर आप हर व्यक्ति को मार्क्स, मतलब सीधी बात है, अगर आपने कुछ नई बात बोली, ठीक है, नई बात बोली तो आप प्रगतिशील कहे जाओगे। कुछ नई बात बोली, उस समय के चैलेंज को आपने हटाया तो आप प्रगतिशील बोले जाओगे। ये बात सही है। तो जब मार्क्स की विचारधारा आई तो सीधी बात है, मार्क्स की विचारधारा प्रगतिशील ही होगी स्टार्टिंग में। क्यों? क्योंकि मार्क्स ने अपने समय के आगे सोचा, मार्क्स ने वर्ग संघर्षों को पहचाना, मार्क्स ने वर्ग संघर्ष से निपटने के बारे में बताया कि कैसे वर्ग संघर्ष से निपटेंगे, मार्क्स ने इन चीजों के बारे में बताया। ठीक है, तो ये बात समझिएगा। तो जब मार्क्स ये चीजों के बारे में बता रहे हैं तो शुरुआत में मार्क्स क्या है? प्रगतिशील है, प्रगतिशील है। लेकिन जब लोगों ने कहा कि नहीं, मार्क्स तक ही प्रगतिशीलता है, अब इसके आगे नहीं बढ़ेंगे, जो भी चीज देखेंगे वो मार्क्स के चश्मे से ही देखेंगे। लाल चश्मा पहन के, तेनू काला चश्मा नहीं जसदा, तेनू लाल चश्मा जसता है, देख दुनिया इस मुखड़े दे। वही बात जब हम करने लगेंगे, मतलब हर बार जब हम मार्क्स के चश्मे से देखने लगेंगे तब वो हो जाएगा प्रगतिवाद। वाद का मतलब ये हो गया, सीधी बात है, आप फोर्सफुली कह रहे हो कि नहीं, प्रगतिशीलता केवल और केवल मार्क्स में है और नहीं है किसी में प्रगतिशीलता। तो कोई मान लो आगे चल के दलित चिंतन कर रहा है, कोई महिला चिंतन कर रहा है, कोई और प्रॉब्लम उठा रहा है, तो अगर नहीं, वर्ग संघर्ष की प्रॉब्लम एकमात्र प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, शोषण है, वर्ग संघर्ष के कारण है। शोषण का एकमात्र कारण आर्थिक संरचना है। तो मार्क्स ने जो जो अपनी विचारधारा दी, अगर आप केवल उसी के बारे में सोच रहे हो, हर चीज उसी चश्मे से देख रहे हो, तो आप हो जाओगे प्रगतिवादी। प्रगतिवादी मतलब आप फोर्स करके मार्क्स की विचारधारा को फोर्स कर रहे हो। लेकिन आप उससे आगे बढ़ के सोच रहे हो तो आप रहोगे प्रगतिशील। तो प्रगतिशील और प्रगतिवाद में ये बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, इसका मतलब है प्रगति जो वाद है वो एक विशेष विचारधारा से चीजों को देखती है, या साहित्य का अवलोकन या समाज का अवलोकन विशेष विचारधारा से करती है। और कौन सी वो विचारधारा है? वो है मार्क्स की विचारधारा। मार्क्स की विचारधारा, ध्यान रखिए, जब मुक्ति बोध भी है ना, अभी हम थोड़ा सा समझेंगे इस बात को, बस शॉर्ट में मैं बता रहा हूं। जब मुक्ति बोध है, मुक्ति बोध अपनी रचनाओं को लिखते हैं तो मुक्ति बोध फैंटेसी शिल्प का प्रयोग करते हैं। आप देखेंगे फैंटेसी शिल्प का, अंधेरे में कविता देखिए, है ना, इसमें क्या है, यह फैंटेसी शिल्प का प्रयोग कर रहे हैं। तो मार्क्स कहता है कि भैया, अब यहां पे एक बात समझिए, तो जो मार्क्सवादी विचारधारा या जो प्रगतिवादी विचारधारा ये कहता है कि तुम अपनी बात डायरेक्ट कहो, सपाट बयानी, सीधे पक्षों में अपनी बात कहो, घुमा फिरा के बात कहने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बताओ समाज में संकट है, ये है, वो है, प्रॉब्लम्स है। लेकिन जो व्यक्ति प्रगतिशील होता है वो केवल ये बात पे नहीं मानता, वो कहता है नहीं यार, इससे आगे भी कुछ है। समाज की अगर समस्याएं दिखानी है तो आप नए तरीके से भी बात कह सकते हैं, बात घुमा फिरा के भी कह सकते हैं, है ना। भाई बताओ, मैं एक व्यक्ति हूं गौरव, ठीक है, मैं एक व्यक्ति हूं गौरव, ये बात समझिएगा, मैं एक व्यक्ति हूं गौरव और मैं कवि नहीं हूं। मार्क्स की विचारधारा कह रही है कि तुम्हें जो बात कहनी है ना, अगर तुम कवि भी हो तो तुम्हें अपनी बात बिंब, प्रतीक, इनका प्रयोग नहीं करना है, डायरेक्ट सपाट बयानी ऐसी बात कहनी है कि आम व्यक्ति को भी तुम्हारी बात समझ में आए। और तुम्हारी बात का उद्देश्य एकमात्र ये उद्देश्य होना चाहिए कि तुम वर्ग संघर्षों की पहचान करोगे, तुम शोषित वर्गों को दिखाओगे कि समाज में समस्या है और उसके खिलाफ संघर्ष के लिए तैयार करोगे। तुम्हारी कविता का एकमात्र उद्देश्य ये होना चाहिए। मार्क्सवादी विचारधारा या प्रगतिवादी विचारधारा ये करेंगे। अब मैं कह रहा हूं भाई, ये बताओ तो गौरव और एक कवि में अंतर क्या है? कवि और अकवि में अंतर क्या है? अगर मैं सीधे सपाट बयानी करना रहे तो मैं कवि कहेगा, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगी तू मेरी शालू। ये सीधा सीधा जो मामला है ये कवि वाला, ठीक है, मतलब ये कवि वाला कह रहा हूं, जो अकवि वाला मामला है, कवि इसको थोड़ा ना कहेंगे, ठीक है, कवि तो थोड़ा अलग तरीके से कहेगा बातों को। तो ये बात समझिएगा। तो जो ये वाला टर्मिनोलॉजी कि आप डायरेक्ट सपाट बयानी कर रहे हो, तो ये कवि और अकवि में अंतर ही खत्म कर दे रहा है। तो फिर कवियों का जगह कहां है समाज में? तो जब ये बात आई कि नहीं यार, कवियों की अलग जगह है, केवल प्रगतिवाद इज नॉट ओनली प्लेस, आपको समस्याएं दिखानी है, आपको समस्याओं की पहचान करनी है, तो आप अलग तरीके से भी कर सकते हैं। आप बिंबों का, प्रतीकों का प्रयोग करिए, नई चीजों का प्रयोग करिए। तो जब इस प्रगतिवादी विचारधारा में नई नई चीजें जुड़ी, नए प्रकार की थिंकिंग जुड़ी, ठीक है, तो उसको बोला गया प्रयोगवाद। प्रयोग करना शुरू किया गया तो उसको बोला गया प्रयोगवाद। अब थोड़ा सा मैं यहीं पे लिंक कर रहा हूं, बेसिकली बात समझिएगा। अब बात आती है, कई लोग कहते हैं कि प्रयोगवाद जो है, तो प्रगतिवाद मैंने आपको थोड़ा समझाया कि मार्क्सवादी वैचारिक आंदोलन पर आधारित है। तो मार्क्स के जितने विचार हैं, समझिएगा, जब आपको आंसर राइटिंग करना है ना, मार्क्स से अगर आपको विचार पता है, अगर आपने जीएस में मार्क्स से विचार पढ़ रखे हैं, तो उन्हीं बातों को केवल आपको लिखना है, उन्हीं बातों का एग्जाम्पल्स देना है, यहां से एग्जाम्पल उठा के वही बात लिखनी है और आपका आंसर खत्म।
केवल वही जीएस का कंटेंट लिखना है अगर प्रगतिवाद पे प्रश्न है तो। बस एग्जांपल आपको हिंदी साहित्य का देना है। तो कई लोग कहते हैं कि प्रयोगवाद जो है वो प्रगतिवाद के विरोध में शुरू हुआ, क्योंकि प्रगतिवाद क्या था, मार्क्सवादी विचारधारा पे आंदोलन आधारित था, जबकि प्रयोगवाद क्या है इस बात पे नहीं है। लेकिन ये बात आंशिक सत्य, पूरी तरह से सत्य बात नहीं। क्यों? सबसे बड़ी कारण मैंने फिर से कहा, साहित्य समाज का दर्पण होता है। नो डाउट कि जब प्रयोगवाद का समय था तो ये समय अलग था, मतलब 43 के बाद वही पत्रिका छपती है तार सप्तक। मैं शॉर्ट में वही बता दे रहा हूं ताकि अब हम सीधे स्टार्ट करेंगे, जो क्वेश्चन आएगा सीधे स्टार्ट करेंगे। तो 15-20 मिनट 25 मिनट मैं आपको ये स्टोरी सुना दूंगा ताकि आपको एक बार आइडिया लग जाए, है ना, आइडिया लग जाए। नई आइडिया लेना हो तो 10-15 मिनट स्किप करके सीधे क्वेश्चंस पे भी आप लोग जा सकते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरी जितनी समझ है मैं उस आधार पे आपको आइडिया दे रहा हूं ताकि आपके दिमाग में चीजें लिंक हो जाएंगी, आसानी से आप लिंक कर पाओगे चीजों को। तो मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो समझिए। तो प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का समय अंतराल है, अलग है। 1943 में तार सप्तक की जब शुरुआत हुई तब से हम मानते हैं कि प्रयोगवाद प्रारंभ हुआ। अब प्रयोगवाद यहां पे भी आप कहोगे सर प्रयोगवाद है, प्रयोगवाद का मतलब केवल प्रयोग करते रहो, नहीं। तो जो अज्ञेय हैं जिन्होंने तार सप्तक की स्थापना की वो खुद ही प्रयोगवाद शब्द पर उनका मतभेद था। वो कहते थे यार हमें प्रयोगवादी मत कहो, हम प्रयोगवाद नहीं है, ठीक है, हम प्रयोगवादी नहीं है। क्यों? ये कह रहे कि भाई तुम एक चीज देखो, प्रगतिवाद, प्रगतिवाद का मतलब क्या है? प्रगतिवाद, मैंने कहा प्रगतिशील और प्रगतिवाद में अंतर है। प्रगतिवाद का मतलब क्या है? जिन्होंने कसम खा ली है, कसम खा ली है कि ये प्रगति वाली ही उनका लक्ष्य है, ये जो प्रगति चीज है, जो मार्क्स की विचारधारा है, यही उनका लक्ष्य है। उसको करने के लिए हम जो जो करेंगे वो हमारा संवेदना होगी, वो हमारी कथ्य होगा, वो हमारी कविताएं होंगी। मार्क्स की विचारधारा हमारा लक्ष्य है। तो जो ये बातों पे टिका रहता है उसको मतलब प्रगतिवादी, ठीक है। मतलब प्रगति, और प्रगति का अर्थ मार्क्स की विचारधारा की प्राप्ति उनका लक्ष्य है, तो प्रगतिवाद कहेंगे। जो व्यक्ति उससे आगे बढ़ के सोचता है उसको हम लोग कहते हैं प्रगतिशील, कि ठीक है मार्क्स की विचारधारा में भी कुछ कमियां हैं, उसमें जो समापन करेंगे तो ऐड ऑन कर रहे, वैल्यू एडिशन जो करते जा रहा है उसको हम करेंगे प्रगतिशील है। इसी तरह से ये कह रहे हैं कि हमारा प्रयोग करना हमारा लक्ष्य नहीं है। अब ये कहते हैं इस बात को कि प्रयोग करना हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा उद्देश्य है जीवन की सत्यता को पहचानना, अनुभूति की प्रामाणिकता को पहचानना। जो घनानंद अनुभूति की प्रामाणिकता पहचानते थे, जो अनुभूति की प्रामाणिकता छायावादी कवि पहचानते थे, उसी को नए प्रकार से पहचानना हमारा उद्देश्य है। इस वजह से हम प्रयोगशील हैं, न कि प्रयोगवादी। प्रयोग करना हमारा लक्ष्य नहीं है, आप अपनी बात को जैसे चाहिए वैसे कह सकते हैं। प्रयोग करना हमारा लक्ष्य नहीं है, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है क्या करना? अनुभूति की प्रामाणिकता को, जीवन के सत्य को पहचानना, ठीक है, जीवन के सत्य को पहचानना। अब ये कहते हैं कि भाई देखो, एक व्यक्ति होता है, ठीक है, एक व्यक्ति होता है जो फीलिंग्स को सीधा सीधा लिख दे रहा है, सीधा सीधा फीलिंग्स को अपनी लिख दे रहा है। अब बात ये, आप डायरेक्ट अपनी फीलिंग्स को लिख दे रहे हो ना, अपनी भावनाओं को लिख दे रहे हो, तो आप बन जाओगे छायावादी। कि छायावादी क्या करते हैं? अपनी अनुभूतियों को सीधा सीधा वर्णित कर देते हैं। याद है मुक्त छंद की अवधारणा में क्या था? भावनाओं को आने दो, जैसी भावना है वो आने दो। लेकिन प्रयोगवादी ये बात कहते हैं, यहीं पे मैं थोड़ा थोड़ा आपको लिंक करते जा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए क्यों प्रयोगवादी है, क्यों ये है। ये कहते हैं नहीं, अपने आप को जितना अलग से देखो, अपने आप को अलग कर लो, अपनी भावनाओं से खुद को अलग करके बाहर न्यूट्रल होकर चीजों को देखो, तब जो चीजें दिखेंगी वो जीवन का सत्य है, ठीक है। एक व्यक्ति जो अपने अंदर जो फीलिंग आ रही है उसको लिख दे रहा है, ये कह रहा नहीं, अपने अंदर से अपनी आत्मा बाहर निकालो, यहां से खड़े होकर देखो, अवलोकन करो। जितना गैप रहेगा तुम्हारी भावनाओं में और तुम्हारे लिखना में, उतनी बढ़िया कविताएं बनेंगी। अब ये कहते हैं सुनो कभी भावनाएं नहीं है सोता, ठीक है, ये इन्हें तपने दो, तचने दो, कुछ कुछ अभी हम पढ़ेंगे आगे, ये पूरी बातें बताते हैं, ये भी बात कहते हैं। आप ये करके देखिए, ठीक है, ये बात समझ में आई होगी। तो प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, आइडिया लग गया होगा। प्रयोगवाद तार सप्तक से इसकी शुरुआत मानी जाती है प्रयोगवाद का, ये ध्यान में रख लीजिएगा। अब थोड़ा सा हम सीधे सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अच्छा, बस मैं एक बात और शॉर्ट में समझा दूं ताकि आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने ये भी बताया कि चूंकि वो समय ऐसा था जब पूरा मार्क्सवाद एकदम, है ना, आप कह सकते हो कि प्रचलित था, तो भारत में भी प्रगतिवाद आता है। यहां पर ध्यान देंगे, है ना। वर्तमान समय में क्या लिखा है? प्रगतिवाद से आशय उन कवियों के आंदोलन से जो मार्क्सवादी विचारधारा के आधार पर अपनी विषय वस्तु और रचना प्रक्रिया निर्धारित करते हैं। मार्क्सवादी विचारधारा पर कौन कौन है? कुछ कवि नाम याद रख लीजिएगा, मुक्तिबोध, केदारनाथ सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, रामविलास शर्मा। इसमें से ये दोनों लोग हैं
ये दोनों लोग हैं, ध्यान रखिएगा, ये लोग प्रगतिशील भी हो जाते हैं, प्रगतिशील, कई बार प्रयोगवाद में भी ये लोग आते हैं। लेकिन हाँ, आपको नाम ये याद रखना, केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, नागार्जुन, रामविलास शर्मा और मुक्ति बोध। तो ये लोग क्या करते हैं, विशेष चश्मे से दुनिया को देखने की कोशिश करते हैं। और विशेष चश्मा कौन सा है, ये वाला चश्मा नहीं है, ब्लू कट लेंस वाला, वो है लाल चश्मा, मार्क्सवाद का चश्मा। दिनकर को भी हमने कहा था, आखिरी में हमने देखा भी था, किसानों को मिलता दूध भात, बच्चे भूखे बिखलाते हैं, जब तक मनुज का यह सुखभाग नहीं सम होगा, समित ना होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। ये क्या है, जैसे प्रगतिवाद में शामिल हो रहे हैं दिनकर भी। लेकिन दिनकर में अच्छी बात यह कि वो पूरे मार्क्सवाद के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है कि कुछ भी देखेंगे तो मार्क्स नहीं, कहते भैया जीवन की और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, मानववाद भी एक विचारधारा है, मानववाद को केंद्र में रख के काम कर लेते हैं। ठीक है, तो कहते हैं ना इहलोक परलोक, थोड़ा सा उनकी चीजें अलग अलग हो जाती हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कई विचारधाराओं में संतुलन साधने की कोशिश करते हैं दिनकर। हमने देखा था कि वो मार्क्सवाद के साथ साथ फ्रायड के मनोविश्लेषण के साथ साथ अरविंद और देवेंद्रनाथ टैगोर की भी नव वेदांती विचारों के बीच में संतुलन करने की कोशिश करते हैं। उर्वशी, आपने उर्वशी रचना पढ़ी होगी, कनेक्ट कर पाओगे। तो ये बात है ना, पृष्ठभूमि परिस्थितियां मैंने बता दी। अब यहाँ आता है प्रश्न कि छायावाद और प्रगतिवाद में संबंध, छायावाद और प्रगतिवाद में संबंध। तो ये बात है, कई लोग कहते हैं कि भैया, है ना, कई लोग कहते हैं कि ये एकदम विरोधी हैं। ध्यान में रखिएगा, अगर आपको छायावाद और प्रगतिवाद में विरोध देखना है तो एक बात समझिएगा, आपको छायावाद की प्रारंभिक रचनाएं और प्रगतिवाद की प्रारंभिक रचनाओं में विरोध देखना पड़ेगा, तब आप छायावाद और प्रगतिवाद में अंतर देख पाओगे। अगर आप छायावाद की आखिरी रचनाओं और प्रगतिवाद की प्रारंभिक रचनाओं को देखोगे तब आपको लगेगा कि ये तो सिमिलर है, बस इसका एक क्रमिक विकास है, क्रमिक विकास की प्रक्रिया आपको दिखेगी कि कोई बात नहीं है ना। क्योंकि भाई ग्रामीण आप देखोगे, है ना, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा भी है, कुछ लोग कहते हैं प्रगति, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे लिखा भी है ना, छायावाद के कवि स्वयं भी 1930 में समाप्त हो गए थे कि रोमानियत का युग अब समाप्त हो चुका है। ठीक है, रोमानियत का युग समाप्त हो गया कि माहौल, साहित्य समाज का दर्पण है, संचित प्रतिबिंब है, जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। और जनता की चित्त वृत्तियां उस समय कहीं ना कहीं समाजवाद से प्रभावित हो गई थी। किसानों की, मजदूरों की, जो समाज में निचले वर्ग थे, उनकी समस्याएं कहीं ना कहीं केंद्र में आने लगी थी। इनको ये बात समझ में आ गया था, और इनको ये बात समझ आती कि अब किसानों और वंचित वर्गों के साथ जुड़ने में ही भलाई है, यही है ना। तो आप देखोगे पंत जो युगवाणी लिखते हैं, युगांत और ग्राम्या जैसे जो कविताएं लिखते हैं, तो आप देखोगे, देख रहा हूं आज विश्व को मैं ग्रामीण नयन से, सोच रहा हूं जटिल जगत पर, जीवन पर जनमन से। युगवाणी में ग्रामीण नयन से चीजों को देख रहे हैं भाई, विश्व को क्या है, कहीं ना कहीं देखोगे मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव पड़ने लगा है। मजदूरों की बात, ग्रामीण क्षेत्रों की बात हो रही है, जनता की बात हो रही है। तो ये बात आप देखेंगे, साधारण वर्ग के प्रति निष्ठा दिखने लगी है, अभिजात्य रुचियों को त्यागने लगे हैं लोग। तो ये देखोगे आप लास्ट में, आप देखोगे, है ना, ठीक है। तो ये देखोगे आप, ये जो निराला है, निराला दिख ही रहा था, तोड़ती पत्थर लिख रहे थे, भिक्षुक लिख रहे थे, है ना, भिक्षुक लिख रहे थे, आक्रामक तेवर भी इनका दिखने लगा था। और आप देखोगे यहाँ पर बादल राग की पंक्ति में तो क्रांति की घोषणा ही कर रहे हैं। निराला छायावाद के प्रमुख स्तंभ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि प्रगतिवाद आ गई है। देखो, जीर्ण बाहु है, शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, ए विप्लव के भीर। अब ये ध्यान रखिएगा, ये आपको कुछ एग्जाम्पल याद करने पड़ेंगे, कि याद कर लीजिए, ज्यादा अच्छा है। सबसे बढ़िया निराला का एग्जाम्पल है, क्योंकि निराला हमारे सिलेबस में भी है, कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। कुकुर मुत्ता का, अबे सुनबे गुलाब, भूल मत पाई जो तूने खुशबू रंग वाब, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर जाता है कैपिटलिस्ट। ऐसा लग रहा है डायरेक्ट कैपिटलिस्ट को, हालांकि उसमें बहुत डिबेट है, जो डिटेल में पड़ेगा उसको लगेगा कि नहीं, निराला दोनों पे व्यंग कर रहे हैं। ठीक है, वो कोई लोड नहीं है, वो जब पढ़ेंगे आप लोग कुकुर मुत्ता पेपर 2 में है तो काम आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, जीर्ण बाहु है, शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, ए विप्लव के वीर। तो ऐसा लग रहा है ना कि क्रांति, कौन सी क्रांति, मार्क्सवादी क्रांति। कामायनी में दिखेगा वर्ग संघर्ष की गूंज दिखेगी आपको, विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा है स्पंदित विश्व महान, है ना। यहां पर देखो, वर्गों की खाई बन पैली कभी नहीं जो जुड़ने की। तो ये क्या है, लग रहा है ना कि ये भाई ये मार्क्स विचारधारा का प्रभाव है। तो बेसिकली छायावाद का ही विकास होकर अंत में प्रगतिवाद भारत में परिवर्तित हुआ है। तो आप देखेंगे यहां पर लिखा है, प्रगतिवाद छायावाद के विरोध में पैदा हुआ आंदोलन नहीं है, छायावाद एक विकसनशील आंदोलन था, जो शुरुआती चरण में रोमानी तेवर, आप कह सकते हो रहस्यवाद, इन सब से युक्त था। अंतिम चरण तरफ समाज के वंचित वर्गों की चिंताओं से जुड़ने लगा था, और इसी का सहज और स्वाभाविक विकास क्या है, प्रगतिवाद है। अगर अंतर देखना ही है तो छायावाद की शुरुआती कविताएं और प्रगतिवाद, तब अंतर देखो। शुरुआती कविताएं जो अपनी वेदना बता रहे हैं, अपना विरह बता रहे हैं, ये सब बता रहे हैं, देखना है तो इसका अंतर देखो भाई। ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि ये है कॉन्टिन्यूअस एक आंदोलन है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा यहां पर
थोड़ा प्रगतिवाद के बारे में बस ये साहित्यिक दृष्टिकोण समझिए कि जब आंसर लिखना है तो इसी दृष्टिकोण पर लिखना है। तो जब संवेदना पक्ष बताएंगे, शिल्प पक्ष बताएंगे, तो यही दृष्टिकोण पक्ष, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं, ये काम का नहीं है, सीधे क्वेश्चन आंसर पे आएंगे तो मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में। बस मैं रिकॉल कर रहा हूँ, रिवीजन कर रहा हूँ। जो 20-25 मिनट जो क्लासेस आपकी थोड़ी लेंदी हो रही हैं, अब तक मेरे हिसाब से पद सेक्शन खत्म होना चाहिए था, जबकि डेली एक वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो मेरे इस स्पीड के अनुसार अब तक मुझे जो है ये खत्म कर देना चाहिए था। लेकिन वही समस्या है कि भाई मुझे लगता है 1-2 क्लास हर बार एक्स्ट्रा हो जा रही है आपको ये बातें समझाने में, ठीक है। तो हमेशा 1-2 ये एक्स्ट्रा क्लासेस हो ही जा रही हैं आपको समझाने में, तो कोई बात नहीं, जरूरी है कि थोड़ा आराम से पढ़ लें, धीरे पढ़ लें, लेकिन चीज़ों को डिटेल में पढ़ें। ऐसा ना हो कि भाई बहुत भागम भाग में पढ़ लिया, उड़ा के पढ़ लिया, आप लोगों को कुछ हवा ही नहीं लगी, तो वो काम नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, तो जब बात करेंगे साहित्यिक दृष्टिकोण, तो साहित्यिक दृष्टिकोण क्या है? जो मार्क्सवादी विचारकों द्वारा प्रस्तुत किया गया वही साहित्यिक दृष्टिकोण है। इसका मतलब यह है, सीधी बात है, साहित्य स्वतंत्र नहीं है, इनका कहने का यह मतलब है, ठीक है। साहित्य स्वतंत्र नहीं है, साहित्य अर्थव्यवस्था के स्वरूप पर निर्भर करता है, ये बात मार्क्स कहते हैं। तो मार्क्स बात कह रहा है कि साहित्य आप सोचते स्वतंत्र नहीं, साहित्य जो अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप है वो भी अर्थव्यवस्था का स्वरूप, मतलब उत्पादन प्रणाली। अब जैसे सामंतवादी समय में जब भारत में मध्यकाल था, तभी महाकाव्य लिखा जा पाएगा, क्यों? महाकाव्य में एक राजा की बड़ाई चल रही है, एक पूरी आप कह सकते हो एक लंबा चौड़ा महाकाव्य लिखा जा रहा है, जिसको वहां पे जो है दरबारों में कहा जा सके, ठीक है, दरबारों में कहा जा सके, है ना। जबकि उपन्यास क्या है? औद्योगिक और पूंजीवादी प्रणाली से है, ये बात कह रहा है। तो यही कह रहा है कि महाकाव्य सामंतवादी समय, मतलब देखो उत्पादन की प्रणाली पर जब एक लोगों का कब्जा है, तब महाकाव्य लिखा जाएगा। और जब इंडस्ट्रियलिस्ट उत्पादन, मतलब जब एग्रीकल्चरिस्ट सोसाइटी है, ठीक है, जब कृषि उत्पादन हो रहा है तो महाकाव्य लिखा जाएगा। और जब एग्रीकल्चरिस्ट और इंडस्ट्रियलिस्ट और क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, मतलब पूंजीवादी सोसाइटी है, तो लिखा जाएगा उपन्यास। तो दूसरी बात ये कह रहा है, तो ये कह रहा है साहित्य निरुद्देश्य नहीं है। तो पहला बात याद रखना है, अर्थव्यवस्था का उत्पाद है। दूसरा बात रखना है, साहित्य उद्देश्य होता है। क्या उद्देश्य होता है? शोषित वर्गों को जागरूक करना कि भैया तुम्हारे लिए शोषण हो रहा है, सुनो, जो अमीर लोग पैसा कमा रहे हैं तो तुम्हारा शोषण करके पैसा कमा रहे हैं, तुमको जागरूक भी करना है। तो साहित्य का उद्देश्य है, निरुद्देश्य साहित्य नहीं है। साहित्य का उद्देश्य है कि साहित्य शोषित वर्गों को तैयार करेगा क्रांति के लिए और उनके शोषण के प्रति जागरूक करेगा। लेनिन डायरेक्ट कहते हैं साहित्य क्रांति के लिए एक हथियार मात्र है। साहित्य क्या है? और कुछ नहीं, केवल एक हथियार है। फिर तीसरा जो महत्वपूर्ण है, कंटेंट इंपॉर्टेंट है, न कि रूप, ठीक है, बस सीधी बात है। मतलब कह रहा है कंटेंट होना चाहिए, कंटेंट शुड बी गुड, लिखो जैसा मन करे वैसा, कोई मतलब नहीं। शिल्प इंपॉर्टेंट नहीं है, कहने का यह मतलब है कथ्य इंपॉर्टेंट है। इनके कहने का सीधी बात ये मतलब है कि शिल्प नहीं, कथ्य। अंत में जाके आप देखोगे कि जॉर्ज लुकास ने चेंज किया, भारत में मुक्ति बोध ने भी चेंज किया, बोले नहीं शिल्प इंपॉर्टेंट है, भारत में मुक्ति बोध ने भी कहा शिल्प इंपॉर्टेंट। उन्होंने फैंटेसी शिल्प के माध्यम से मार्क्स की विचारधाराओं को बताया, ठीक है, तो वो कोई बात नहीं है। फिर आप देखो, ये कह रहा है कि भैया साहित्य बस क्या करता है, कवि की विशेषता मात्र उतनी है कि वो रचनात्मक लेखन कर पाता है, बस कवि यही है। अभी मैं क्या बोला था, कवि ऐसी जो अपनी बातों को घुमा फिरा के थोड़ा अच्छे प्रकार से कह पाए, थोड़ा बात ऐसे कहे कि रस आए, रसानुभूति भी हो। मार्क्सवादी कहते नहीं, कवि और आम आदमी कोई अंतर नहीं भाई, कोई अंतर नहीं। न जन्म जातीय कोई कवि होता है व्यक्ति, मतलब उसमें कोई जन्मांतरीय गुण होता है तब वो कवि कहता है, न ही कोई ईश्वर ने कुछ उसको दिया, कुछ नहीं। सीधी बात है, नॉर्मल चीजें, हम जैसा माहौल में रहते हैं उस आधार पे हमारी थोड़ी जो हमारा रहन सहन है, जो हमारी चीजें उस आधार पे ढल जाती है। तो बस कवि में एकमात्र इतना अंतर रह जाता है कि वो अपनी बात को थोड़ा रचनात्मक लिख पाता है, बस, और कोई अंतर नहीं है कवि में। ये बात ध्यान में रखिएगा। फिर भाई समाज से स्वतंत्र नहीं है, समाज में बंधा हुआ है, कोई भी रचनाकार समाज में बंधा हुआ है, ये बात कहता है। अब ये बात समझेंगे ना तो प्रयोगवाद के आंसर आप अपने आप लिख लेंगे। ये 6 पॉइंट सोच लेंगे तो प्रयोगवाद अपने आप हो जाएगा। बस क्या करना है, प्रगतिवाद से अंतर दिखाते जाना है, ठीक है। और ये कह रहा है रस उत्पत्ति नहीं। अभी हम लोग कह रहे थे ना कि साहित्य में रस है तभी तो मजा है, क्या रस उत्पत्ति नहीं। पढ़ के टेंशन आना चाहिए, पढ़ के लोड होना चाहिए, अरे यार समाज में कितना करुणा है ना, किसानों को मिलता दूध भात, बच्चे भूखे बिखलते हैं, ऐसा लग रहा है कि यार बताओ, घर के कुत्ते देख के अब आपको टेंशन लग रही है, यार
घर में कुत्ता पाल रखा, बताओ, इसको दूध भात खिला रहे हैं, रोड पे शाम को निकले आप, देखा रहे रोड पे एक बच्चा भीख मांग रहा है, अब आपको लगा अरे बाप रे बाप ये क्या हो गया, मैं तो बड़ा पाप लग रहा है। तो साहित्य का उत्पत्ति तनाव सृष्टि के लिए होना चाहिए। तो ये बात ये कहते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा, है ना। अब हम जो प्रश्न है हमारा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, जो हमारे ये प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां। तो अब हमारा प्रश्न भी यही है, ठीक है, यहीं से अब स्टार्ट कर देंगे हम लोग। पहले प्रगतिवाद करेंगे, फिर प्रयोगवाद करेंगे। बस एक मिनट, यही है, ठीक है। प्रगतिवादी कविता की प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए, यह प्रश्न है। 225 शब्द, 300 शब्द, किसी में भी आ सकता है। प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए प्रगतिवादी कविता की। अब क्या है, जो अभी पढ़ा वही सब प्रवृत्तियां हैं, अभी तक जो पढ़ा वही सब प्रवृत्तियां हैं, जो 6 पॉइंट बताए ना उसी को बस अलग तरीके से लिख देंगे, एग्जाम्पल सब ले लेंगे, वही प्रवृत्तियां हैं कि मार्क्सवादी प्रभाव, ठीक है, शोषित वर्गों का शोषण बताना, कविता निरुद्देश्य नहीं सो उद्देश्य है, यही सब प्रवृत्तियां हैं। बस ध्यान रखिएगा कि जब पूछ रहा है प्रगतिवादी कविता की प्रवृत्तियां, तो संवेदनागत और शिल्पगत भी बताएंगे, संवेदनागत के साथ साथ शिल्पगत भी बताएंगे। अब शिल्पगत में क्या, वही सपाट बयानी, डायरेक्ट, बिंब प्रतिबिंब ये सब नहीं, यही सब तो है कि बिंब प्रतीकों इन सब के प्रयोग से एकदम मना किया गया। फिर अंत में बताएंगे हालांकि कुछ प्रगतिवादी लेखक क्या करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं, फैंटेसी शिल्प का प्रयोग करते हैं अपनी बात को कहने के लिए। ये बात आप जरूर बताएंगे प्रवृत्तियों में, ठीक है। अब ध्यान रखिए, जब प्रगतिवाद बताएंगे कि प्रमुख प्रवृत्तियां पूछ रहे हैं, तो आपको कुछ महत्वपूर्ण कवियों के, तो अब पहले ये नोट कर लो क्या क्या उल्लेख करना है अपने आंसर में। अब ऐसा प्रश्न है तो क्या क्या आपके आंसर में मिलना चाहिए। तो कह रहा है प्रगतिवाद की कविता की प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए, तो आपके आंसर में जब प्रगतिवाद वाला प्रश्न आए तो शोषण, समाजवाद, ये कीवर्ड्स नोट कर लो, ये आंसर में दिखना चाहिए, जैसे मन करे वैसे। वर्ग संघर्ष पे समाजवाद या मार्क्सवाद कर दे रहा हूं, ठीक है, शोषण, वर्ग संघर्ष, ठीक है, और जनवाद या जनता के पक्ष में बातें, ठीक है, पूंजीवाद के प्रति घृणा, ठीक है, वर्ग संघर्ष हो गया था, क्रांति, ये कुछ कीवर्ड्स जरूर दिखने चाहिए। इसके बाद कुछ नाम जरूर दिखने चाहिए। अभी हमने पढ़ा था केदारनाथ अग्रवाल, मुक्तिबोध, नागार्जुन, और दिनकर का भी आप एग्जांपल नो डाउट क्या आराम से लिख सकते हैं। तो मुक्तिबोध, नागार्जुन, ये सब आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये कुछ ध्यान में रखना है। अच्छा, ये हो गया वर्ग संघर्ष, हाँ, मजदूर और किसान, मजदूर और किसान, ये कुछ कीवर्ड्स आपको दिखने चाहिए, कुछ नाम दिखने चाहिए। स्टार्टिंग आप सीधे सीधे भारत में बता सकते हो कि प्रगतिवादी या प्रगतिवाद कब से हुआ है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के बाद, ठीक है। तो आप इंट्रोडक्शन ये बात लिख सकते हैं कि भारत में या प्रगतिवाद, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं, प्रगतिवाद मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित, विचारधारा से प्रेरित साहित्यिक आंदोलन है, जिसकी शुरुआत भारत में 1936 में स्थापित प्रगतिशील लेखक संघ तथा उसके सम्मेलन के फलस्वरूप हुई, ठीक है, फलस्वरूप हुई। ये बात आप इंट्रोडक्शन में बता सकते हैं कि क्या है प्रगतिवाद, क्या है, आप बहुत शॉर्ट में बता दें, मार्क्सवादी विचारधारा पर प्रेरित है, ठीक है, मार्क्सवादी विचारधारा पर प्रेरित है यह कविताएं, ठीक है। तो प्रगतिवादी कविताएं, आप ये बताएंगे प्रगतिवादी कविताएं क्या करती हैं, मूलतः मार्क्सवादी जीवन यथार्थ, मार्क्सवादी जीवन यथार्थ, मार्क्सवादी विचारधारा द्वारा निरूपित जीवन यथार्थ, दोनों चीज वही सही है। मार्क्सवादी जीवन यथार्थ को दृष्टिगत रखते हुए की गई रचनाएं हैं, जिसमें विशेषकर किसान मजदूर एवं समाज के वंचित वर्गों का चित्रण
करना तथा उनके शोषण को दर्शाना और शोषण के प्रति क्रांति के लिए उन्हें तैयार करना उद्देश्य होता है। ठीक है, उद्देश्य होता है। तो ये बात आपने इंट्रोडक्शन में बता दी। ठीक है, फिर आप कहेंगे इनकी प्रवृत्ति या इस कविता की प्रवृत्ति या प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां या संवेदनागत प्रवृत्तियां निम्नलिखित हैं। तो शिल्पगत प्रवृत्तियां भी आप दिखा सकते हैं। ये शिल्पगत प्रवृत्तियां निम्नलिखित हैं, आपकी इच्छा। अब दोनों हेडिंग्स, मतलब हेडिंग्स नहीं, निम्नलिखित हैं, हेडिंग्स नहीं होता है, निम्नलिखित है ना। अब यही बात बताएंगे कि क्या क्या हो रहा है। वर्ग संघर्ष का चित्रण हो रहा है, विशेष प्रकार की विचारधारा दिख रही है। तो थोड़ा सा यहां से देखिए, आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो पहली बात क्या होता है, प्रवृत्तियां भाव पक्ष में मार्क्सवाद पर विश्वास है। तो आप यही लिखेंगे, मार्क्सवाद पर अटूट विश्वास है। ठीक है, प्रगतिवाद का। और मार्क्स का मानना है, ठीक है, मार्क्स का मानना है कि हिंसक क्रांति के परिणाम स्वरूप पूंजीवादी व्यवस्था समाप्त होगी, जिसके फलस्वरूप साम्यवादी व्यवस्था आएगी जो कि सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करेगी। ठीक है, तो सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने वाली क्या आएगी, समाजवादी व्यवस्था आएगी। तो ये बात आप चाहें तो ये बता सकते हैं, उनके स्त्री पुरुषों को मेरा लाल सलाम, इतना ही लिख दीजिए। मुक्ति बोध भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, लाल क्रांति की लड़ने वाली या मुक्ति बोध भी अपनी रचनाओं में लाल क्रांति और उनके स्त्री पुरुषों को मेरा लाल सलाम कहते हुए नजर आते हैं। ऐसे ही सीधे सीधे वो क्या होगा ना, क्योंकि आप कितने एग्जाम्पल लिख पाओगे, समस्या है कि आप सारे एग्जाम्पल नहीं लिख पाओगे। तो आप इस बात को दिखाओगे कि उनके स्त्री पुरुषों को मेरा लाल सलाम, इसको ये कर देना, लिखते हुए दिखते हैं रचना में लाल सलाम के बारे में, लाल क्रांति, लाल सलाम के बारे में बात करते हुए दिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। फिर दूसरा क्या हो गया, समाजवादी यथार्थ। ठीक है, समाजवादी यथार्थ। समाजवादी यथार्थ से सीधे सीधे तात्पर्य है कि, ठीक है, कि अर्थव्यवस्था या उत्पादन प्रणाली सामाजिक जीवन को तथा मजदूर एवं मुख्यतः, ठीक है, ठीक है, मुख्यतः किसान वर्ग, मजदूर एवं किसान वर्ग को अत्यधिक प्रभावित करती है, अत्यधिक प्रभावित करती है। तथा इन कवियों का मानना है कि सारा चिंतन, सारी संस्कृति पेट भरना के बाद ही अस्तित्व आती है। मतलब पेट भरना सबसे ज्यादा जरूरी है। पेट भरा रहेगा तो सभी चिंतन सभी आएंगे। तो कई दिनों के बाद एक कविता है, ठीक है, कई दिनों के बाद कविता है नागार्जुन की। तो ये एग्जांपल दे सकते हैं, धाने गाए घर के अंदर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। तो ये आप चाहें तो एग्जांपल यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, बेटर होगा, बढ़िया होगा, एग्जांपल लिखिए। फिर आप अब क्या करेंगे, अब 2-3 पॉइंट साथ में बताएंगे। बोलेंगे प्रगतिवादी साहित्य पूंजीवादी व्यवस्था से घृणा करता है। चूंकि प्रगतिवाद मानता है कि समाज में वर्ग संघर्ष का प्रमुख कारण उत्पादन प्रणाली है, जिसमें निजी संपत्ति के कारण एक वर्ग अत्यधिक अमीर जबकि दूसरा वर्ग अत्यधिक गरीब हो जाता है। ठीक है, अत्यधिक गरीब हो जाता है। मूलतः वंचित वर्गों के शोषण से उत्पन्न धन ही पूंजीवादी व्यवस्था का केंद्र है, पूंजीवादी व्यवस्था का केंद्र है। ये इस व्यवस्था का विरोध करते हैं और शोषितों के प्रति सहानुभूति और आस्था दिखाते हुए यह मानते हैं कि मजदूर व किसान वर्ग के वंचित लोग ही अंततः समाज की नियति को बदलेंगे। ठीक है, ये गहरा विश्वास है कि मजदूर और समाज, क्योंकि ये दोनों पॉइंट हमने क्या किया, एक साथ लिख दिया। क्योंकि बहुत भाई हमें 1000 शब्दों में नहीं लिखना ना, हमें 300 शब्दों में लिखना। मैं आपको 300 शब्दों में लिखवा रहा हूं। और ये वाला एग्जाम्पल लिखेंगे, मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, लोहे जैसा तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा। बस इतना लिख दीजिए, बस। मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, लोहे जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा। याद भी कर लीजिएगा, थोड़ा बता देंगे ना लोगों को, ऐसे डर लगेगा आपकी बात, क्या बात है। ठीक है, ये बात बता देंगे। ठीक है, तो इनमें मानते हैं समाज की नीति बदलने की शक्ति रखते हैं। फिर आगे आप ऐड करेंगे, ये एग्जांपल देके फिर ऐड करेंगे, न केवल विश्वास बल्कि प्रगतिवादी कवि, या न केवल वंचित वर्गों पे विश्वास बल्कि प्रगतिवादी कवि गांधीवादी हृदय परिवर्तन
के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन नहीं चाहता है, बल्कि वह क्रांति के माध्यम से व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन चाहता है। ठीक है, आमूलचूल परिवर्तन चाहता है। दिनकर कहते हैं सदियों की ठंडी राख सुगबुगा उठी, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, डॉट 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 सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। मैं वही कह रहा था, आप चाहो तो यहाँ पे सीधे यही लिख सकते हो। पिछली बार मैंने पिछले क्लास में लिखवाया भी था, बोला भी था कि याद कर लेना। यहाँ पे सीधे दोरा समय के रथ का घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो आप ये वाला चाहे तो एग्जांपल डायरेक्ट यहीं से लिख सकते हैं, दोरा समय के रथ का घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। या फिर डायरेक्ट ये वाला पॉइंट भी लिख सकते हैं, दिनकर भी कहते हैं सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ठीक है, तो पूरा वो क्रांति की बात, सीधे सीधे क्रांति की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये सीधे सीधे क्रांति की बात कर रहे हैं, है ना। इसके साथ ही वह यह भी मानते हैं कि तटस्थ रहना, तटस्थ रहना भी क्या है, शोषण करने वालों का समर्थन है। ठीक है, जो प्रगतिवादी चेतना से युक्त कवि हैं वो जनता की बात कहेंगे, ये इनका मानना है। ठीक है, जो क्या फिर वही बात है, राष्ट्रीयता चेतना। तो राष्ट्रीयता चेतना क्या है ना, इनकी राष्ट्रीयता चेतना क्या है कि भैया वंचित नागरिकों का कल्याण ही, या वंचित नागरिकों के दृष्टिकोण से ही राष्ट्र का आधार तय किया जाएगा, इनका ये मानना। आप इसको छोड़ सकते हैं, इस पॉइंट को आप छोड़ भी सकते हैं, कोई मतलब नहीं। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और ये सब के समर्थक नहीं है, सीधी बात है ना। कहते भी हैं कि कागज की आजादी मिलती ले लो दो आने, मतलब इनको आजादी वजादी से मतलब नहीं। इनका यही मानना है यार आजादी मिल जाएगी तो नए लोग आ जाएंगे, उनकी जगह वो शोषण करेंगे, तो आजादी का क्या मतलब है। मेन है कि वर्ग संघर्ष मिलना चाहिए। तो इनकी राष्ट्रीयता ये बात पे है, इनकी राष्ट्रीयता मजदूर वर्ग, किसान वर्ग इनके साथ है, न कि एक राष्ट्र, एक सीमा, इसके साथ राष्ट्रीयता इनकी नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। फिर इनकी राजनीतिक चेतना, लोकतंत्र का, फिर आप बताएंगे प्रतिवादी कविताओं में एक महत्वपूर्ण बात, लोकतंत्र का अंत समर्थन न करने के हिसाब, न करने तथा उसकी आंतरिक विसंगतियों का चित्रण करना है। ठीक है, आंतरिक विसंगतियों का चित्रण करना है और यह दर्शाना है कि लोकतंत्र ने किस प्रकार वंचित वर्गों का शोषण किया है, लोकतंत्र ने किस प्रकार वंचित वर्गों का शोषण किया है। आप चाहे तो इसको लिख दीजिए, चाहे छोड़ दीजिए, मतलब पूरा, मतलब चाहे तो ये लिख लीजिए, चाहे तो एक यहां से, लूटपाट के काले धन की करती है रखवाली, पता नहीं दिल्ली की देवी गोरी है या काली, चाहे तो ये याद कर लीजिए कि लोकतंत्र क्या कर रहे हैं, नागार्जुन क्या ना, ये सब कह रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें। ठीक है, फिर वही एक ग्राम्य प्रकृति दिखते हैं, और ठीक है, ग्राम्य प्रकृति दिखते हैं। ठीक है, जो प्रगतिवादी कवि हैं वो ग्रामीण क्षेत्र की प्रति बेसिकली अब क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ये जो ग्राम्य प्रकृति वाली बात है, ठीक है, वो राष्ट्रीय चेतना और लोकतंत्र, राजनीतिक, देखो मैं बता रहा हूं, राष्ट्रीय चेतना, राजनीतिक चेतना और ग्राम्य प्रकृति, इन तीनों को एक पैराग्राफ में लिखिए। कैसे लिखना मैं बता रहा हूं, बताइए। प्रगतिवादी राष्ट्रवाद की एक अलग प्रकार की विचारधारा का समर्थन करते हैं, जिसमें वे मजदूर तथा किसानों के आधार पर राष्ट्रीयता को पहचानते हैं, न कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आदि, न कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को, ये लिखेगा, न कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को। इसके साथ ही इनकी राजनीतिक चेतना, फिर लिखेंगे इसके साथ ही इनकी राजनीतिक चेतना लोकतंत्र का अंध समर्थन नहीं करती है, बल्कि लोकतंत्र का अंध समर्थन नहीं करती है, बल्कि इस बात को स्पष्ट करती है, इस बात को दर्शाती है कि किस प्रकार लोकतंत्र भी पूंजीपतियों द्वारा शोषण का एक हथियार बन चुका है। ठीक है, हथियार बन चुका है ना, हथियार बन चुका है। फिर ये वाला एग्जांपल डाल देंगे। ठीक है, लूटपाट के काले धन की करती है रखवाली, पता नहीं दिल्ली की देवी गोरी है या काली, ये बात आप बता देंगे। ठीक है, नागार्जुन उदाहरण के नागार्जुन कहते हैं ये बात। प्रगतिवादी यही नहीं रुकते हैं और प्रगतिवादी कवि या प्रगतिवादी प्रवृत्तियों में ग्रामीण क्षेत्र, तो आप बताएंगे प्रगतिवादी प्रवृत्तियों में, क्योंकि हम प्रवृत्ति लिख रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र सैलानी की दृष्टि से नहीं बल्कि किसान की आंखों से देखा जाता है, और ये या इनकी रचनाओं में गुलाब के सौंदर्य का स्थान चने के सौंदर्य ने ले लिया है। ठीक है, बस क्योंकि वह जन सामान्य के जीवन से जुड़ा है। भाई एक बीते के बराबर यह हरा ठीकना चना, बस इतना ही लिख दीजिए, एक बीते के बराबर हरा ठीकना चना, इनका सौंदर्य ये वाला है। ठीक है, वाला है। ठीक है,
और इनकी रचनाओं में ग्रामीण प्रकृति भदेश, ठीक है, ठीक है, भदेश रूप में दिखती है, भदेश रूप में दिखती है, जिसमें ये छायावादी कवियों के समान सौंदर्यीकरण नहीं करते हैं, ठीक है, बल्कि क्या करते हैं भाई, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास के समान अनुभूतियों का वर्णन करते हैं, ठीक है, या चीजों का वर्णन करते हैं। इस तरह से आप बात बता देंगे। अब बात ये आएंगे यहां पर, ठीक है, यहां पर आएगी शिल्प। तो शिल्पगत प्रवृत्तियां आप बताएंगे, इनकी कुछ शिल्पगत प्रवृत्तियां निम्न है, शिल्पगत प्रवृत्तियां निम्न है, ठीक है। तो आप ये बताएंगे मूलतः कथ्य का आंदोलन है, शिल्प का नहीं, ठीक है, मूलतः, या फिर आप जानते हैं ना, तो जब आप ये बताइए, जब आपने संवेदनागत वाला बता दिया कि संवेदनागत प्रवृत्तियां निम्नलिखित हैं, तो आप बताइए अब अगले लाइन पे कनेक्टिंग लाइन जोड़िए। ध्यातव्य है प्रगतिवादी आंदोलन मूलतः क्या है, कथ्य का आंदोलन है, परंतु कथ्य का आंदोलन है तथा इनका मानना है कविता आम आदमी के लिए बोधगम्य होनी चाहिए और उसमें जन प्रभाव वैसा ही होना चाहिए जैसा कि पोस्टर में होता, मतलब पोस्टर नहीं था, पोस्टर पढ़ के आदमी को चीजें समझ में आ जाती है बस। मुक्तिबोध ने भी कहा है, या मुक्तिबोध के अनुसार चंद्र है, सविता है, पोस्टर ही कविता है। तो ये वाला आप चाहें तो लाइन वहां पर कोट कर सकते हैं, ठीक है, कोट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अब क्या करेंगे, अब सारी बातें एक साथ लिखेंगे, फिर ये अलग अलग नहीं लिखेंगे। इनकी भाषा अत्यंत जनसाधारण जीवन की सहज भाषा है, ठीक है। काव्य रूप में प्रबंध का अनुशासन नहीं दिखता है तथा प्रबंधात्मकता का अभाव है, ठीक है ना। चूंकि ग्रामीण जीवन प्रमुख विषय वस्तु है, अतः लोकधुन दिखती है, जिसमें लय और तुक के नियमों से मुक्ति है, बिंब सामान्यतः, इसी बात को लिखते जाएंगे, बिंब सामान्यतः ग्रामीण जीवन से लिए गए हैं, ग्रामीण और सामान्य जीवन से लिए गए हैं, जैसे गीत गाकर लौटते मजदूर, पसीने में भीगा किसान आदि, ठीक है। यह मूलतः, ठीक है, मूलतः प्रतीकों को खारिज करते हैं, या बोधगम्य बनाने के लिए, अपनी रचनाओं को बोधगम्य बनाने के लिए प्रगतिवादी कवि प्रतीकों को खारिज करते हैं, परंतु कुछ कुछ प्रतीकों के माध्यम से कई बार वर्ग संघर्ष को व्यक्त किया जाता है, ठीक है। इनकी कविताओं में, ठीक है, या प्रगतिवादी कविताओं में व्यंग क्षमता की अत्यधिक प्रभावशील क्या है, प्रभावशील उपस्थिति है, ठीक है, प्रभावशील उपस्थिति है तथा तीखे व्यंगों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण 10,000 10 लाख मरे पर झंडा ऊंचा रहे हमारा नागार्जुन, ठीक है। फिर आप वही बात बताएंगे, ठीक है, कि 1936, फिर आप कंक्लूजन क्या देंगे, जाता भाई यह विचारधारा भारतीय समाज को एक नवीन दृष्टिकोण या साहित्यिक दृष्टिकोण प्रदान करती है तथा समय के साथ इस विचारधारा का स्थान प्रयोगवाद ने ले लिया, बस ये बात आप बताएंगे, ठीक है। या फिर आप बताएंगे कि एक विशेष प्रकार की विचारधारा पर ही आधारित रहने के कारण यह आंदोलन एक समय के बाद परिवर्तित हो गया, ठीक है, या कवियों से इसका मोह भंग हो गया और एक समय के बाद तत्कालीन परिस्थितियों में यह प्रयोगवादी आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया। तो ये बात आप बताएंगे, ठीक है। तो मैंने आपको जो एग्जांपल्स होता है वो दिखाना है, चीजों को कैसे लिंक करना है। तो देखिए, क्योंकि आपके पास 300 शब्द ही हैं, तो 300 शब्द में शिल्प के लिए एक पैराग्राफ बहुत है। शिल्प में बताइए भाई, अलग से प्रश्न अगर पूछता है ना, तब इन बातों को लिखेंगे, कवितावादी शिल्प बताओ, तब काव्य रूप, भाषा, व्यंग, प्रतीक, बिंब, लोकधुन, ये अलग अलग तब बताते हैं। क्योंकि पूछ रहे प्रवृत्तियां, तो प्रवृत्तियों में शिल्पगत और भावगत दोनों आएगी। भावगत में भी हमने क्या किया, 2-2, 3-3 चीजों को मिश्रित किया। क्यों भाई, 2000 शब्दों में कैसे लिखोगे, 2000 में तो लिखोगे नहीं, 300 शब्दों में लिखना है, तो वो मैनेज करना ही पड़ेगा, उसमें और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है, वो मैनेज करना ही पड़ेगा। तो प्रगतिवाद का ये हो जाता है, ठीक है, प्रगतिवाद में ये हो जाता है और इसमें और कोई क्वेश्चन बचता नहीं है। बात है हम प्रयोगवाद, मतलब डायरेक्ट प्रगतिवाद में और कोई क्वेश्चन नहीं बचता है। अब एक क्वेश्चन वही आएगा, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद में अंतर, तो अब तो वही बताओगे ना, जो इससे डिफरेंस है, डायरेक्ट बता लेंगे। अभी हम लोग देखेंगे भी, चिंता मत कीजिए, ऐसा मत सोचेगा नहीं करूंगा। अब हम लोग करते हैं एक बार तार सप्तक की टिप्पणी, वो कर लेते हैं। कहाँ है क्वेश्चन,
असल में इसमें क्वेश्चन ना बड़ा भटका भटका के दिया है, कहीं यहाँ दिया, यहाँ दिया, यहाँ दिया है, ठीक है। तो जब मैं आपको पढ़ाता हूँ तो आधा समय तो मेरा इसमें चला जाता है कि क्वेश्चन में, क्योंकि समस्या ये है कि मुझे सिलेबस भी ध्यान रखना है ना, भाई सिलेबस आपका हो रहा है कंप्लीट, ऐसा नहीं है कि सिलेबस ही ना कंप्लीट। जैसे देखिए हालाबाद लास्ट में था, अंधेरे में कराएंगे, मुक्तिबोध करेंगे, स्टार्टिंग में था। कोई नहीं रहेगा तो हम लोग अपने मन से कर लेंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये रहा, तार सप्तक पर टिप्पणी कीजिए। मान लो ये प्रश्न आ जाए, तार सप्तक पर टिप्पणी कीजिए। एक बात ध्यान रखना, तार सप्तक का मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही बार लिखा गया, नहीं। तार सप्तक के कई अंश आए, मतलब कई वो क्या बोलते एडिशन, बहुत सारे एडिशन है। जैसे प्रथम एडिशन, प्रथम संस्करण क्या बोलते हैं, संस्करण ही बोलते हैं। तो वो तार सप्तक जो अज्ञे ने वो किया, संपादित किया। इसके बाद दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चतुर्थ सप्तक तक भी अज्ञे ने संपादित किया। नए तार सप्तक का मतलब 7 कवियों की रचनाएं मिली, अलग अलग कवि अलग अलग चरणों में आए, वो तार सप्तक है। अब ध्यान रखिएगा, तार सप्तक से ही मानी जाती है प्रयोगवाद की शुरुआत। तो चाहे प्रयोगवाद पर प्रश्न पूछे, चाहे तार सप्तक पर प्रश्न पूछे, प्रयोगवाद जरूर आएगा। और प्रयोगवाद की विशेषताएं तार सप्तक में आप जरूर बताएंगे। तो मान लो तार सप्तक पर पूछ रहा है तो आप क्या बताओगे, यही बात इंट्रोडक्शन में करोगे। तार सप्तक क्या है, अज्ञे के संपादकत्व में भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित 7 कवियों का, ठीक है, 7 कवियों का संग्रह है, ठीक है, 7 कवियों का संग्रह है मूल्य, अज्ञे के संपादकत्व में प्रकाशित 7 कवियों, जिनमें 2-4 नाम याद रखना है, मुक्तिबोध, नेमीचंद जैन, ठीक है, रामविलास शर्मा तथा अज्ञे आदि। ये लिख देना, अज्ञे तो है ही, अज्ञे के संपादकत्व में है, तो मुक्तिबोध, नेमीचंद्र जैन, रामविलास शर्मा आदि, इस सबका नाम नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। आदि का क्या है, संग्रह है, ठीक है, संग्रह है। ये बात आप इंट्रोडक्शन में बता देंगे, ज्ञानपीठ से, भारतीय ज्ञानपीठ से इसका प्रकाशन हुआ था, ये बात आप इंट्रोडक्शन में बता देंगे। यहीं से क्या हुआ ना, एक नई काव्य दृष्टि हिंदी साहित्य को मिली। अब थोड़ा सा 1943 का समय एक बार सोचेंगे तो आपको और आइडिया लग जाएगा ऐसी काव्य दृष्टि क्यों आई। क्योंकि मैंने बात बताई, साहित्य समाज का दर्पण होता है। उस समय के समाज में अब लग रहा था कि अब स्वतंत्रता मिल जाएगी, तो समाज, अब 1942-43 का समय चल रहा है, सोचो भारत छोड़ो आंदोलन चरम पे, अब लग रहा था लोगों को अब स्वतंत्रता मिल गई। तो स्वतंत्रता मिल गई तो सीधी बात है, अब व्यक्ति की बात अब होने लगेगी, अब व्यक्ति पर बात केंद्रित करने लगे। मार्क्सवादी विचारधारा कह रहा है व्यक्ति समाज में स्वतंत्र नहीं है भाई, साहित्यकार भी समाज में स्वतंत्र नहीं। ये वाले लोग कहेंगे यार व्यक्ति भी तो स्वतंत्रता की बात होनी चाहिए, ऐसा क्या है, क्यों व्यक्ति नहीं स्वतंत्र होगा? तो कहेंगे, ये वाले कहेंगे कि व्यक्ति समाज से नहीं स्वतंत्र है, समाज में स्वतंत्र है। बात थोड़ा थोड़ा समझिएगा तो अभी आपको हिंट मिलना शुरू हो जाएगा, कैसे अंतर भी हो रहा है, हम तुलना करते हुए पढ़ेंगे, आप डिफरेंस भी समझ पाओगे। समाजवादी डायरेक्ट कह रहे हैं, मार्क्सवादी व्यक्ति समाज से स्वतंत्र नहीं है, व्यक्ति समाज के एक अंग है, सीधी सी बात है। ये भी कह रहे हैं हाँ भाई समाज से स्वतंत्र मत मानो, समाज में स्वतंत्र तो मानो। वो कह रहे नहीं, समाज में भी स्वतंत्र नहीं है, जैसा समाज चलेगा वैसा ही चलना है। साम्यवादी मतलब साम्यवादी, लाल चश्मा मतलब लाल चश्मा, ये वाला लेंस, लाल कलर का लेंस लगा के बैठूंगा कल से मैं, लाल बड़ा मजा आता, ठीक है। तो लाल कलर मतलब लाल कलर, ठीक है, या तो सीधे सीधे कहेंगे। लेकिन ये वाले कहेंगे नहीं यार, अब स्वतंत्रता भी मिलने वाली है, हमारा समाज स्वतंत्र होने वाला है, तो क्यों ना हम थोड़ी व्यक्ति की बात कर लेते हैं। शहरीकरण भी आ रहा है, चीजों में शहरीकरण आ रहा है। अब जब शहरीकरण आ रहा है तो ग्रामीण प्रकृति की ही बात क्यों करें, थोड़ा शहरों की भी बात कर लेते हैं, थोड़ा शहरी प्रेम भी देख लेते हैं, थोड़ा, है ना भाई। जब नवीन शहरीकरण हो रहा है तो नवीन विचारधारा आ रही है, पूंजीवाद समाज जब आगे बढ़ रहा है तो नवीन विचारधारा आ रही है ना। यौन चेतना सामान्य हो गई है, बहुत शहरीकृत यौन चेतना हो गई है, जहां पे संबंधों का मतलब क्या है, संबंधों में नैतिकता का मतलब सीधा सीधा वही नैतिकता नहीं है कि जैसे एक व्यक्ति अगर 2 लोग के साथ रिलेशनशिप में है तो इसको क्यों अनैतिक माना जाए भाई, ये बात, ये प्रश्न उठा रहे, क्यों अनैतिक माना जाए भाई, उसकी यौन इच्छाएं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं एक व्यक्ति से, तो वो दूसरे के साथ संबंध में जा रहा है। देखो अन्य चीजों में लॉयल है कि नहीं, उसका ध्यान रख रहा है कि नहीं, इससे देखो, है ना, ये बात कह रहे हैं। तो सौंदर्य भी अलग देख रहे हैं। फिर ये कह रहे सत्य को पहचानो, जो कविता का सत्य है ना, जो जीवन का सत्य है, जो कवि होंगे, तार सप्तक के जो कवि होंगे वो जीवन के सत्य को पहचानेंगे। और जीवन के सत्य को कैसे पहचानेंगे, नए दृष्टिकोण से जीवन को देखेंगे, ठीक है, नए दृष्टिकोण से जीवन को देखेंगे, परंपराओं का विरोध नहीं करेंगे। नए दृष्टिकोण से जब जीवन को देख रहे हैं तो हम परंपराओं का विरोध नहीं कर रहे हैं,
लेकिन हम रूढ़ियों का विरोध कर रहे हैं। परंपरा रूढ़ी में थोड़ा सा अंतर है, ध्यान रखिए। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया बता रहा हूं तो आपको समझ में आएगा कि परंपरा और रूढ़ियों में अंतर है। परंपरा का मतलब जो सकारात्मक है, रूढ़ियों का मतलब नकारात्मक है, चाहे वो गलत है लेकिन हम उसका पालन कर रहे हैं। रूढ़ियों का मतलब ये, परंपरा का मतलब सकारात्मक चीजें जो हम लेना चाहते हैं हम रखें, है ना, उसमें वैल्यू ऐड करते जाएं, वैल्यू एडिशन करते जाएं। परंपरा में वैल्यू एडिशन होती। दिवाली भारत की परंपरा है, रूढ़ी नहीं है। परंपरा में क्या, हमने पटाखा फोड़ना शुरू कर दिया, हमने गिफ्ट देना शुरू कर दिया, हमने गरीबों को मिठाई बांटना शुरू कर दिया, परंपरा है। बात समझिएगा। रूढ़ी हो जाती जब पक्की बात है, कसम खा लेते कि नहीं पटाखा फोड़ना ही फोड़ना है ना, तो रूढ़ी हो जाती। तो ये बात समझिएगा, रूढ़ी और परंपरा में अंतर है। ये कह रहे हैं परंपरा के साथ रहेंगे, रूढ़ियों के साथ नहीं रहेंगे। पहली बात, रूढ़ियों के जब साथ नहीं रहेंगे तो प्रयोग कर पाएंगे। परंपरा के साथ रहेंगे, मैंने क्या कहा, परंपरा का मतलब वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन का मतलब ये प्रयोग, तभी तो वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। फिर दूसरी बात है, ये मानते हैं ये कवि, जो तार सप्ताह के कवि हैं, जो प्रयोगवादी कवि हैं बेसिकली, वो ये मानते हैं कि कवि जीवन का सत्य भी नहीं खोज पाया है, कवि खोज रहा है जीवन का सत्य, कवि नवीन राहों का अन्वेषी है। ये बात ये कह रहे हैं, ठीक है। तो कह रहे कवि नवीन राहों का अन्वेषी है, अन्वेषण कर रहा है कवि। अभी वो सत्य खोज नहीं पाया, ऐसा नहीं है कि उसको सत्य मिल गया है, ठीक है, वो खोज रहा है सत्य, वो सत्य को अभी खोजने की कोशिश कर रहा है। तो ये बात ये कहते हैं। और उनके अनुसार जो कवि मान लिया कि जो सत्य पा लिया है, ठीक है, जो कवि मानते हैं कि वो सत्य पा लिया, वो सही नहीं है, वो लोग सही नहीं। जैसे यहीं पे प्रगतिवाद से अंतर दिख रहा है। प्रगतिवादी कहते हैं जीवन का सत्य यही है। एक बात, अर्थव्यवस्था में उत्पादन प्रणाली ही समाज की रचना करती है, समाज में वर्ग संघर्ष पैदा करती है। एक बात डायरेक्ट लाल चश्मा, सत्य क्या है, लाल चश्मा, वो सत्य पा गए, उनको लाल चश्मा मिल गया, ये सत्य है। ये कह रहे नहीं भाई, सत्य का अन्वेषण चलता रहता है, हम अन्वेषी कवि हैं, ठीक है, अन्वेषी कवि। तो ये इनमें दिखता है। तो इनकी रचना में क्या क्या दिखता है, अब आपको समझ में आएगा कि क्या दिखता है। सहानुभूति की प्रामाणिकता, अपनी सहानुभूति की प्रामाणिकता दिखती है। समूह की तुलना में इकाई पर बल, समूह की तुलना में इकाई पर बल दिख रहा है ना भाई, समाज से नहीं, समाज में तो स्वतंत्र है। हम नदी के द्वीप हैं, नदी हमें आकार देती है, याद आए, कुछ कुछ दिख रहा है। यथार्थ के प्रति उन्मुक्त दृष्टिकोण, यथार्थ के प्रति उन्मुक्त दृष्टिकोण। और यौन कुंठा का प्राबल्य, भाई यौन कुंठाएं भरी रहती। मैंने कहा व्यक्ति दूसरे के पास जा रहा है, इसका मतलब है उसको यौन कुंठा है, उसको टेंशन है अभी, है ना। शब्दों का खुला आमंत्रण, शब्दों का क्या, ये कहते भी हैं कविता ही शब्द है, शब्द ही कविता है, ये भी बात कहते हैं, ठीक है। नई प्रकार की, मैंने कहा परंपरा के साथ लेकिन रूढ़ियों के साथ नहीं। तो जब रूढ़ियों के साथ नहीं रहेंगे तो नवीन अप्रस्तुत रखेंगे, प्रतीक तथा बिंब नए प्रकार के रखेंगे, इनके कविता में नए प्रतीक दिखेंगे, अज्ञेय घोषणा भी करेंगे। और सबसे बड़ी बात है ना, जब आप प्रयोगवाद पे आंसर लिखेगा तो अज्ञेय सबसे बेस्ट आपको एग्जांपल्स प्रोवाइड कराने वाले व्यक्ति वहां पे मिलेंगे प्रयोगवाद में। नो डाउट कि तार सप्तक में आपको मुक्तिवेद, नेमीचंद्र जैन, बहुत सारे नाम आपको याद करने हैं, रामविलास शर्मा, अज्ञेय, मैंने 4-5 नाम बोले कि याद रख लीजिएगा। लेकिन भाई जो कम समय में पढ़ रहा है वो सबकी रचनाओं के बारे में नहीं ध्यान रख पाएगा, सीधी बात है, सबकी रचनाओं के बारे में उसको ध्यान नहीं रहेगा। तो वो क्या करेगा, अज्ञेय की रचनाओं से अपने एग्जाम्पल को कंप्लीट कर लेगा, ठीक है, अज्ञेय की रचनाओं से अपने कंप्लीट कर लेगा, ध्यान रखिए। तो ये क्या है, नए प्रतीक। तो वो क्या करे, बिछली घास, है ना, कलगी बाजरे की। तो वो प्रेमिका को ना चांद का टुकड़ा नहीं कह रहे, वो कह रहे, ठीक है, वो कह रहे हैं कि ये उपमान मैले पड़ गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, ठीक है ना। वही कह रहे हैं, मैं तुमको क्या सांझ की नब की तारिका नहीं कहता, कुछ कुछ ये बात कहते हैं कि भैया ये चीज पुरानी हो गई है, कितनी बार चांद का टुकड़ा बताऊंगा यार, तुम कलगी बाजरे की हो, उसी तरह से लहला के चल रही हो जैसे कलगी बाजरे की लहलाती है। नए प्रकार के उपमान, नए प्रकार के प्रतीक, नए प्रकार के बिंब ये रचना कर रहे हैं, ठीक है। तो ये नए नए प्रकार की रचनाएं कर रहे हैं, चीजों को नए दृष्टिकोण से देख रहे हैं, सत्य पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, ये बात दिखेगा। तो ये सीधी बात है, बौद्धिक काव्य है, सबसे अच्छी बात है बौद्धिक काव्य। और आप बताएंगे कि तार सप्तक के बाद अज्ञेय ने कई बार अन्य सप्तकों, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चतुर्थ सप्तक आदि का भी प्रकाशन किया है, ठीक है, प्रकाशन किया है। ये हिंदी साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण देन है। ध्यान रखिएगा, जो बातें बताई वो इसका कंटेंट होगा। इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन कल हम करेंगे। इंट्रोडक्शन बेसिकली मैंने बता ही दिया कि ये इंट्रोडक्शन है, ठीक है। थोड़ा सा हम मेन बॉडी में और डिटेल में कल थोड़ा सा इसको लाइन बाय लाइन कर लेंगे कि ये चीज हमें लिखना है, इस प्रकार से लिखना है। अब मैंने समझा दिया, तो जब मैं तार सप्तक समझा रहा हूं तो तार सप्तक मैंने प्रयोगवाद भी समझा दिया कि प्रयोगवाद में ये चीजें दिखते हैं, व्यक्ति के बजाय, सॉरी, समूह के बजाय व्यक्ति पर बल। तो अंतर दिख रहा है प्रगतिवाद और
प्रयोगवाद में अंतर, समूह पर बल, ठीक है। यथार्थ मार्क्सवादी नहीं, एक विचारधारा पर प्रतिबद्ध, वैचारिक प्रतिबद्धता नहीं है, वैचारिक प्रतिबद्धता से आगे है, ये इस मामले में प्रगतिशील है, इस मामले में प्रगतिशील है। परंपरा नहीं बल्कि रूढ़ियां नहीं बल्कि परंपरा, वो क्या है, वो लोग रूढ़ी पर फिक्स हो गए ना, मार्क्स का चश्मा लगा लिया आपने, रूढ़ी पर फिक्स कर लिया, करा नहीं, परंपरा को तो हम महत्व देंगे, रूढ़ियों को महत्व नहीं देंगे। तो कुछ बातें हैं जो आपको दिमाग में हिंट क्रिएट कर देंगे कि जब हम क्वेश्चन लिखेंगे कि प्रगतिवाद प्रयोगवाद में देखो, है ना, बिंब प्रतीक नए प्रकार के, वो लोग कहते हैं नहीं भाई बिंब प्रतीक की जरूरत ही नहीं है, सीधे सीधे अपनी बात कहो ना, जो कहो सपाट बयानी करो, ये कहते नहीं भाई प्रतीक बिंब चाहिए, कविता और अकविता में यही तो अंतर है, अकवि में यही अंतर है, ठीक है। तो ये बात समझिएगा, फिर हम क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट क्लास में डिटेल में करेंगे, 2 क्वेश्चन करेंगे और ये जो है प्रयोगवाद प्रतिवाद समाप्त करेंगे। फिर हम कवियों पे आ जाएंगे, तो मुक्तिबोध है, अज्ञे हैं, ये 2 कवि हमें करना है, तो वही मतलब कोशिश करते हैं जल्द से जल्द इसको समाप्त करने की, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।